Hello students, very warm welcome to all of you for this session. Today's subject we are taking up accountancy. बेटा आपने you might have gone through certain concepts कि क्या चीज़ है accountancy, जहाँ से हमें ये शुरू करनी चाहिए. एंड ऑल टुगेदर मैं यहाँ पे आपके लिए क्लास 11th के लिए ये बताऊँ कि दैट इट इज़ अ ऑल टुगेदर न्यू सब्जेक्ट फॉर ऑल ऑफ यू. अभी तक आप क्लास 9th में थे, 10th में थे, यू हैड गॉन थ्रू द साइंस मैथमेटिक्स और उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं यू आर वेल वर्स्ड अबाउट दैट, जो भी एप्लीकेबल थे फाउंडेशन के कॉन्सेप्ट्स. मगर यहाँ पे जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं यू हैव टू स्टार्ट देम फ्रेश. और बेटर है आपके लिए कि जो कुछ भी बात बताई जाए हम उसको अच्छे तरीके से सुने, हम उसको अच्छे तरीके से समझें. और जो हमारे आपके टीचर्स होंगे जिनके साथ आप कनेक्टेड होंगे और जहाँ कहीं पे भी आपको लगे कि आपको एक्सपैंड होने की ज़रूरत है यहाँ पे हम करेंगे. मगर जहाँ कहीं पे भी आपको लग रहा है यू विल गेट इन कॉन्टैक्ट विद अस और हमारे सारे के सारे जो रिसोर्स पर्सन्स हैं. सो अकाउंटेंसी जो है, इफ यू स्टार्ट अकाउंटेंसी क्या चीज़ है, ये व्हाट इट इज़. आपने एक दूसरा नाम भी सुना होगा अकाउंटिंग, जो हम पढ़ाते रहे हैं. ठीक है ना बच्चे? तो क्या ये चीज़ें सेम है और अगर ये चीज़ें डिफरेंट है तो कहाँ है, कैसे है और हमें ये सब्जेक्ट जो है ऑल टुगेदर कैसे स्टार्ट करना चाहिए. मैं यहां पे बताऊं अकाउंटेंसी को जो हम लिख लेते हैं वी कॉल इट एज ए सब्जेक्ट. क्लियर? तो स्ट्रीम जो इसका है वो कॉमर्स में फॉल हो जाता है. सो अकाउंटेंसी एज ए सब्जेक्ट. और थ्योरेटिकल बेसिस के लिए अकाउंटिंग जो है दैट इज ए प्रैक्टिस. कि जब भी हम इस सब्जेक्ट को इंप्लीमेंट करते हैं, जब भी हम इस सब्जेक्ट को आगे जाके प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं तो हम सब्जेक्ट को कहते हैं अकाउंटेंसी. एंड और आगे जब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, जब हम इसको अप्लाई करते हैं, जब इसको प्रोसेस में लेके आते हैं, जब इसकी फॉर्म हम बनाते हैं तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का नाम दिया जाता है अकाउंटिंग. ठीक बात है? सो कि कोई कंफ्यूजन ना आ जाए, अकाउंटेंसी इज अ सब्जेक्ट एंड अकाउंटिंग इज अ प्रैक्टिस. और प्रैक्टिस किस चीज की? जो कुछ भी हम इस सब्जेक्ट में सीखेंगे, वट एवर वी अंडरस्टैंड इन दिस सब्जेक्ट, all these things are to be put to a practice. Clear? ठीक बात है बच्चे? तो जब यहां तक हम आ गए, अब मैं नॉर्मल कोई चीज आपसे बताऊं सिंपली. ये अकाउंटिंग कौन करता है? Who does it? कौन है ये इंसान जो अकाउंटिंग करता है? आप कहेंगे अकाउंटेंट. आप इर्द गिर्द देखिए, क्या आप घर में बैठे बैठे अकाउंटिंग करते हैं? यू पीपल या आपके पेरेंट्स या आपके गार्डियंस, अगर हम एज ए कोई भी डोमेस्टिक यूनिट ले लेंगे, अभी मैंने ऑर्गेनाइजेशंस की बात नहीं की, तो कोई भी डोमेस्टिक यूनिट अगर होगा, क्या वो डोमेस्टिक यूनिट जो है क्या वो भी अकाउंटिंग करता है? आप भी करते हैं. मैं बताता हूं. फॉर एग्जांपल एक सिंपल कंजप्शन आइटम की मैं बात करूंगा. यू नीड आइसक्रीम. ठीक है? तो आप गए अपने मां के पास, आपने कहा जी मुझे 10 रुपीज दे दीजिए, मैं आइसक्रीम लेके आता हूं. ठीक है? उसने दे दिए. 1 घंटे के बाद आप फिर से गए, यू अगेन आस्क्ड फॉर सेम थिंग. व्हाट विल बी रिप्लाई फ्रॉम योर मदर? यू जस्ट इमेजिन, शी विल टेल यू, यू जस्ट टुक 10 रुपीज फ्रॉम मी, नाउ व्हाई विल यू टेक अनदर? इसका मतलब यह है कि आपकी मां जो है वो दिमाग में इन चीजों के बारे में सोच रही है कि आपने पैसा कब लिया था, या वो आपको बताएगी कि आप पैसा जो है वो जाया कर रहे हैं. या ये मैंने कंजप्शन की बात की, आप जून के महीने में गए और आपने मां या अपनी गार्डियन या फादर को बोला आपने, आई नीड ए फोन, मुझे क्लासेस करने हैं. जुलाई में आप अगेन गए, आपने कहा आई नीड अ फोन अगेन. तो क्या मतलब है? रिप्लाई फ्रॉम योर पेरेंट्स और द गार्डियन वुड बी कि बेटा आपने तो लास्ट ही महीने में फोन लाया. इसका मतलब है कि वो अकाउंट कर रहे हैं, दे आर टेकिंग इन स्टॉक ऑल दीज थिंग्स कि क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं, आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज क्या है, आप किस चीज पे पैसा खर्च कर रहे हैं, वो जो चीज आपने लाई हुई है क्या आप उसी चीज पे बार बार पैसा खर्च कर रहे हैं. क्लियर? तो हमने थोड़ा सा ये जो हम अभी है ये हम स्टार्ट कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, इसमें हम कोई भी टेक्निकल चीज नहीं बता रहे हैं.
अब इसके बाद ये तो इंडिविजुअल्स की बात हो गई, जरा इंडिविजुअल्स के बाद एक और इकोनॉमिक यूनिट होता है। क्लियर? इकोनॉमिक यूनिट्स में ऑर्गेनाइजेशंस की हम बात करते हैं। किन की बात? ऑर्गेनाइजेशंस। मुझे बताओ बच्चे, मैं यहां पे आपसे पूछता हूं, व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशन? ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन को मैं डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, आप इसके लिए थोड़ा सा होमवर्क करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। ऑर्गेनाइजेशन में सिंपली जो होमवर्क के बगैर मैं आपको यहां पे समझाने के लिए बताऊं, जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो कंपनी जिनको आप बता रहे हैं, ठीक है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होता है। क्लियर? ये ऑर्गेनाइजेशंस जब एक इंडिविजुअल छोटी छोटी चीजों का हिसाब किताब रख रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास इतने रिसोर्सेज है, वो अपने रिसोर्सेज का ख्याल क्यों ना रखे? क्लियर? बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब है कि ये ऑर्गेनाइजेशन भी तो अकाउंट कर रही होगी, ये भी तो अकाउंटिंग जो है उसको अप्लाई कर रही होगी। बात समझ आ रही है? तो बच्चे, मेरा शॉर्ट में मकसद है आपको स्टार्ट कराने का इस तरीके से कि अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है। क्लियर? जो आपको प्रैक्टिस कराएगा, जो ये नॉलेज इंप्लीमेंट कराएगा इन द फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर? और अकाउंटिंग का मकसद क्या होता है? जरा मैं सिंपली, आपने अब देखा कि रिसोर्सेज का हिसाब किताब रख लेना, तो मैं सिंपली बताऊंगा कि अकाउंटिंग का मकसद होता है सिंपल पे हिसाब रखना। हिसाब रखने के साथ साथ सिर्फ हिसाब रखना नहीं, हिसाब रखने के साथ साथ उस रखे हुए हिसाब से वो सारी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना। आप यहां पे मतलब कौन है? ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स। तो अकाउंटिंग का मकसद है कि आप तो एक पहले हिसाब रख पाए और उसके साथ साथ आपको वो सारी इंफॉर्मेशन दी जाए जिस इंफॉर्मेशन की इनको जरूरत होगी। क्लियर? सो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन को इस बात की जरूरत होगी कि मेरे पास कितनी चीजें हैं। क्लियर? वो जो चीजें हैं मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, अदरवाइज आपने उन चीजों का नाम सुना होगा एसेट्स। क्या मुझे कितना पेमेंट करना है, आपने उन चीजों का नाम सुना होगा लायबिलिटीज। क्लियर? तो देखो बेटा, अब इसका मतलब है कि अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग, इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस ये हिसाब रखेंगे या नहीं रखेंगे? ठीक है। और स्टार्ट हम कैसे करेंगे? जब हमें अपनी मां पूछेगी कि आप अभी 10 रुपया लेके गए हैं, जब हमारे पेरेंट्स 10 रुपया का हिसाब कर रहे हैं, तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस बड़े अमाउंट्स का हिसाब क्यों नहीं करेंगे? क्लियर? सो बेटा, अब मैं कहूंगा कि यह सब्जेक्ट है और यह आपको कोई नॉलेज इंप्लीमेंट कराएगा, तो जरूरी बात है, सब्जेक्ट पहले पता, मतलब सब्जेक्ट इज व्हाट? इट्स अ फील्ड ऑफ स्टडी। ये कोई भी ऐसी चीज होगी जो आपको किसी विषय के बारे में, किसी सब्जेक्ट, किसी फील्ड ऑफ स्टडी के बारे में बताएगा, और उसमें रिसर्च भी होता है, उसमें एकेडमिक्स भी होता है, और उसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी होते हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल आप बताएंगे मेडिकल साइंस इज अ सब्जेक्ट, और वो सब्जेक्ट आपको क्या दे रहा है प्रैक्टिकली? वो आपको ये दे रहा है कि इंसान जब बीमार हो जाएगा उसकी बीमारी के सॉल्यूशन जो है वो कैसे प्रोवाइड की जाए। ठीक है? उसकी लाइफ जो है उसको बेटर कैसे बनाया जाएगा, उसको ठीक कैसे किया जाएगा। क्लियर? सो सब्जेक्ट जब भी हम पढ़ते हैं तो जरूरी बात है इस सब्जेक्ट के अंडर पढ़ने के लिए इसके रूल्स होंगे एंड इसके रेगुलेशंस होंगे। देखो बेटा, कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे, आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लीजिए, विच एवर सब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू, जरूरी उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। क्लियर? जब वो रूल्स एंड रेगुलेशंस आप सीखेंगे, whenever you understand these rules and regulations, then only you will be a qualified practitioner. क्लियर? तो अभी हमने कहा कि अकाउंटिंग एक प्रैक्टिस है, और इस प्रैक्टिस को करने वाला कौन होगा? अकाउंटेंट। क्लियर? वो अकाउंटेंट क्वालिफाइड अकाउंटेंट तब तक नहीं होगा, वो अकाउंटेंट क्वालिफाइड अकाउंटेंट तब तक नहीं होगा जब तक वो इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को सीखेगा नहीं। अनलेस एंड अनटिल अ पर्सन, जब तक कोई इंसान उस सब्जेक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं सीखेगा, क्लियर, तो तब तक जो है वो उसको उस सब्जेक्ट की क्वालिफिकेशन नहीं मिलेगी। बात समझ आ रही है बच्चे? देखो, अब यहां पे मैं बता रहा हूं कि रूल्स एंड रेगुलेशंस,
ये रूल्स एंड रेगुलेशंस सीखना इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि यही आपका करिकुलम भी है। बेटा आप क्लास 11th में है और आपको पढ़ाया क्या जा रहा है? आपको यही पढ़ाया जा रहा है कि इस सब्जेक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। ये सब्जेक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को अंडरस्टैंड करने के बाद इनको प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करना है, इनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे करना है। क्लियर? और ये भी आपको आगे जाके काउंसलिंग में बताया जाएगा कि ये जो है क्वालिफाइड अकाउंटेंट आप कैसे बन सकते हैं। क्लियर? बात समझ आ रही है बेटा? क्योंकि कुछ क्वालिफिकेशंस होती हैं वो एकेडमिक क्वालिफिकेशंस होती हैं, कुछ क्वालिफिकेशंस ऐसी होती हैं वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस होती हैं। तो क्वालिफाइड अकाउंटेंट बनने के लिए अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं देन यू हैव टू गो थ्रू द ICAI कोर्स। क्लियर? तो वो चीजें वो अभी हमारा टॉपिक नहीं है। सो इस सब्जेक्ट के क्या होंगे? रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए अब हमें अकाउंटेंसी सीखना है, अकाउंटिंग हम सीखेंगे, तो अकाउंटिंग के भी अपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस है। बात समझ आ रही है? सो रूल्स एंड रेगुलेशंस जब तक हम नहीं सीखेंगे तब तक हम इस सब्जेक्ट को जो है हम इस पे जो है अपनी जो ग्रिप है वो हासिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है? इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। क्लियर? बराबर आप अपनी सिलबाई के हिसाब से बुक्स में ऐसा ही देखेंगे दैट देयर आर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। क्लियर? इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे दैट देयर आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्लियर? बेटा यही चीजें हमें एक एक करके सीखनी है। इसके साथ साथ आपने ये भी देखा होगा देयर आर अकाउंटिंग टर्म्स। क्लियर? यानी ये सारी चीजें जब हम सीखेंगे कि अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स क्या है, अकाउंटेंसी के कन्वेंशंस क्या है, अकाउंटेंसी के स्टैंडर्ड्स क्या है, उनकी टर्म्स क्या है, जब हम ये सीखेंगे उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता ये भी सीखेंगे कि इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है। क्लियर? और इंप्लीमेंट हमें कहां पे करना है हम अभी इसको इंडिविजुअल लेवल नहीं बताएंगे, हम बताएंगे कि हमें आगे जाके ये ऑर्गेनाइजेशंस में इंप्लीमेंट करना है। और यहां पे मुझे एक और चीज याद आई कि अभी हमने ऑर्गेनाइजेशंस की का डिस्कशन किया था। ऑर्गेनाइजेशंस को आप याद रखेंगे बेटा कि ऑर्गेनाइजेशंस अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव के हिसाब से आपको बताया जा रहा है कि यहां पे ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो दो किस्म की होती हैं। नंबर 1 फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? अब देखो बेटा अभी हमने देखा कि ये जो अकाउंटिंग है ये घर में भी जरूरत है, आपके पेरेंट भी अकाउंटिंग करते हैं। आज उन्होंने इतना कमाया, इतना हम सेव रखेंगे, इतना हम इन्वेस्ट करेंगे, इतना हम डिपॉजिट्स में रखेंगे, इतना हम घर चलाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। बेटा दैट इज ऑल्सो एन अकाउंटिंग कि आप हिसाब किताब रख रहे हैं कि क्या चीज है। क्लियर? दैट ए माइन्यूट लेवल। क्लियर? मगर अब ऑर्गेनाइजेशन का जो चलेगा वो थोड़ी ना एक घर के बेसिस पे चलेगा। अब देखिए कि यहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस और ऑर्गेनाइजेशंस, ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो फॉर प्रॉफिट होने दो या नॉट फॉर प्रॉफिट होने दो। क्लियर? फॉर प्रॉफिट होने दो या नॉट फॉर प्रॉफिट होने दो, तो दोनों के लिए अकाउंटिंग जरूरी है। बोथ ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस नीड अकाउंटिंग, यानी फॉर प्रॉफिट भी और नॉट फॉर प्रॉफिट भी। देखो बेटा मैंने प्रॉफिट का डिस्कशन यहां पे किया। अब अभी तक तो फर्स्ट क्लास है लिटरली, सो मैंने प्रॉफिट का डिस्कशन नहीं किया। अब नॉर्मली प्रॉफिट होता क्या है? इफ यू हैड कंटिन्यूड योर क्लासेस, जो आपके रेस्पेक्टिव टीचर्स होंगे वहां पे तो जरूरी बात है कि जिक्र आ गया होगा प्रॉफिट का। अब नहीं आया है। अब अगर कोई बच्चा ऐसा है कि इसने अभी तक नहीं पढ़ा है तो बच्चे आप 2 मिनट के लिए ब्लैंक हो जाइए। जब मैं टर्म्स पे आ जाता हूं हम आहिस्ता आहिस्ता इन टर्म्स को सीख लेंगे। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट जो है वो टेक्निकल टर्म है। Clear? So once the profit is technical term, we have to understand it what is a profit. So अभी हम घबराएंगे नहीं कि सर प्रॉफिट क्या है, we will come to that portion also. मगर कहने का मतलब यह है
कि किसी अकाउंटिंग किसी ऑर्गेनाइजेशन का मकसद चाहे हो प्रॉफिट कमाना या नहीं हो प्रॉफिट कमाना, तो हर किसी ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ये जो है उसको जो अपना जो रिकॉर्ड हिसाब रखना होगा, हिसाब रखने के लिए उसको क्या करना होगा, अकाउंटेंसी को अप्लाई करना होगा और अकाउंटिंग का इस्तेमाल करना होगा। यहां तक क्लियर? ठीक बात है बच्चे। तो देखो बेटा, अब हम सब्जेक्ट्स पे आए हैं कि आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, कन्वेंशंस है वगैरह है, क्या चीजें हैं क्या नहीं है। ठीक है, यहां पे मैंने प्रॉफिट का डिस्कशन किया है, फॉर प्रॉफिट है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। मैं आपको एक चीज बताऊं कि जब हमने ऑर्गेनाइजेशंस की बात की, 2 मिनट के लिए इसको बंद कर देंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को। ऑर्गेनाइजेशन जब बनती है इनका मकसद होता है प्रॉफिट कमाना। देखो बेटा, टू बी मोर टेक्निकल, यानी टेक्निकल का मतलब यह होता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन सबसे एग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंस में क्यों आती है, इसका बेसिक रीजन क्या है एग्जिस्टेंस में आने का। कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वजूद में क्यों आती है। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गेनाइजेशन है आपकी एयरटेल, बीएसएनएल, ये भी तो ऑर्गेनाइजेशन ही है। क्लियर? जहां पे आपके सारे के सारे रिसोर्सेज बोथ मटेरियल एंड ह्यूमन एक साथ हुए हैं और वो किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रहे हैं। क्लियर? किसी मकसद को वो अचीव कर रहे हैं, वो बने हैं कोई मकसद अचीव करने के लिए। एयरटेल, it has been formulated, it has come to an existence to achieve a certain objective. So एयरटेल भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, बीएसएनएल भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, और इनकी एग्जिस्टेंस आपने समझनी है। अब आप मुझे बताएंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशंस बनी है अर्न करने के लिए, क्या नहीं करते हैं ये अर्न? हाँ, एयरटेल इज अर्निंग, टाटा इज अर्निंग, रिलायंस इज अर्निंग, है या नहीं है? तो जब ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अर्न कर रही हैं, 2 मिनट के लिए मैं इस अर्निंग का नाम क्या रख लेता हूं, प्रॉफिट। क्लियर? सो ऑर्गेनाइजेशंस जो अर्न करती हैं, बेसिक जो लास्ट में जो डिफरेंस उनका बचता है अपने लिए जो वो कमाते हैं, क्लियर, वो जो अर्न करते हैं उस अर्निंग का नाम क्या हो जाता है, प्रॉफिट। ठीक है, तो यही। अब मुझे एक चीज बताइए, अब आपने कहा कि ठीक बात है, ऑर्गेनाइजेशंस का मकसद है अर्न करना, ऑर्गेनाइजेशंस का मकसद है अर्न करना। अब इनको ये अर्निंग जो है ये कैलकुलेट भी करनी है ना, बात समझ आ रही है? सो वंस एन ऑर्गेनाइजेशन कम्स टू एन एग्जिस्टेंस, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आएगी, तो एग्जिस्टेंस में आने के बाद वो जब अपना ऑपरेशन या जिसको हम एक्टिविटीज कहते हैं, जब वो अपना एक्टिविटीज शुरू करेगी और एक्टिविटीज जब एंड हो जाएगी किसी पर्टिकुलर पीरियड पे, उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए वो सोचेगी, जानेगी कि क्या इस पर्टिकुलर पीरियड में क्या मैंने अर्न वाकई में किया है या नहीं किया है। तो जिस मकसद के लिए द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या था, अर्न करना, तो ऑर्गेनाइजेशन का यहां पे आप बेटा ध्यान दे देना, फोकस दे देना कि ऑर्गेनाइजेशन जब एग्जिस्टेंस में आ जाती है उनका कोई मकसद होता है, और उनका मकसद क्या होता है, अर्न करना। जब ऑर्गेनाइजेशन का मकसद होता है अर्न करना, तो वो एक पर्टिकुलर डेट पे ये जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई में उन्होंने अर्न किया है या नहीं किया है। अब अगर उन्होंने अर्न किया है तो अच्छी बात है, और अब अगर उन्होंने अर्न नहीं किया है तो उनके लिए बुरी खबर है। क्लियर? क्यों बुरी खबर है? बिकॉज कि उनका जो बेसिक मकसद था, ऑब्जेक्टिव जो उनका था, वो इसी ऑब्जेक्टिव के लिए बने थे कि वो अर्न करें, और अगर अर्न कर रहे हैं दे आर फॉलोइंग द राइट ट्रैक, और अगर वो अर्न नहीं कर रहे हैं दे हैव डिविएटेड फ्रॉम द ट्रैक। तो उनको अपनी पॉलिसीज को रिवाइव करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब आप मुझे बताइए, क्या ऑर्गेनाइजेशन के लिए यह जरूरी है कि वो अर्न करे? हां, नंबर 1। नंबर 2, जब उसके लिए जरूरी है कि वो अर्न करे, फिर उसको जानना भी है, द फर्म हैज टू कैलकुलेट, उसको ये कैलकुलेट करना है कि क्या वाकई में प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि अगर हुआ है तो उसके लिए अच्छी खबर, और अगर नहीं हुआ है तो उसके लिए अच्छी खबर नहीं है। सो ऑर्गेनाइजेशंस जो उनका ऑब्जेक्टिव है वो अर्न करना है, मगर अर्न कैसे पता चलेगा? अनलेस एंड अनटिल दे कैलकुलेट इट। अब यहां पे ख्याल रखना,
ये इसको कौन बताएगा कि कैलकुलेट कैसे करना है? हु विल टेल द ऑर्गेनाइजेशन हाउ टू कैलकुलेट द प्रॉफिट? इसके लिए एक सब्जेक्ट चाहिए, इसके लिए एक फील्ड ऑफ स्टडी चाहिए। ये प्रॉफिट जानने के लिए, ये प्रॉफिट समझने के लिए, ये प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, क्लियर, ये प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, उस चीज को जानने के लिए एक बहुत बड़ा वसी सब्जेक्ट है, और वो सब्जेक्ट जो है दैट इज नेम्ड एज अकाउंटेंसी। क्लियर? मगर याद रखना, यू हैव टू रिमेंबर, अकाउंटेंसी का सिर्फ मकसद नहीं है प्रॉफिट बताना, अकाउंटेंसी का बहुत सारा काम है। इट हैज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, बट मैं सिर्फ आपके लिए भी समझाने के लिए बता रहा हूं कि यहां पे हम थकित फोकस कर पाए कि हम कर क्या रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन को अर्न करना है, अर्न करने का जो नाम है वो क्या है? प्रॉफिट। और जब अर्न करने का नाम प्रॉफिट है तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन को तो ये कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट करने के लिए इसका क्या नाम दिया गया है? सब्जेक्ट का नाम अकाउंटेंसी। और इसका मतलब है जरूरी कि अगर मैंने कहा अकाउंटेंसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, अकाउंटेंसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा वो एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस किया जाएगा। बेटा अगर मैंने आपको बताया कि आप अकाउंटेंट हैं, इफ यू आर एन अकाउंटेंट, अब इसका मतलब है कि आपकी मर्जी खत्म, आप अपनी मर्जी से अब कोई चीज कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। आपने अपनी मर्जी को खत्म कर देना है, और आपको किसकी मर्जी के मुताबिक चलना है? आपने अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट की मर्जी के मुताबिक चलना है। जो अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट आपको सिखाएगा कि यह चीज क्या है, वही चीज आपने उसका नाम देना है। यह अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट आपको बताएगा कि यह चीज यह है, और आपने वही चीज उसको मान के चलना है। सो क्यों? अब इसमें भी एक और मकसद है कि ये क्यों सब्जेक्ट क्यों है। सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल एयरटेल की बात हम करेंगे। आप एयरटेल में काम कर रहे हैं, जब आप एयरटेल में काम कर रहे हैं और मैंने माना कि 2 मिनट के लिए यू स्टैंड हियर, आप यहां पे है एज एन अकाउंटेंट, क्लियर? तो जब आप एज एन अकाउंटेंट इधर है, आप अपनी मर्जी के मुताबिक से काम चला रहे हैं। जब आप अपनी मर्जी के मुताबिक से काम चला रहे हैं, कल आपका जॉब शिफ्ट हो गया, आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में चले गए। जब आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में चले गए तो आपके बदले यहां पे एक और इंसान खड़ा हो जाएगा, और वो इंसान का सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि यार मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि वो इंसान जो था वो अपनी मर्जी के मुताबिक चलता जा रहा है, वो अपने हिसाब से चलता जा रहा है, हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि वो कर क्या रहा है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी मर्जी अडॉप्ट की है। वो जिस चीज को जो नाम देना चाहता था देता रहा, और जो उसने नाम सोचा है उस नाम के बारे में तो इसको पता ही नहीं है। इसीलिए इन दोनों को एक साथ रखा जाएगा, इन दोनों को, ग्रुप को, लोगों को जो इस फील्ड में आना चाहता है, उसमें एक आप भी है, इसमें आपकी क्लास भी है, इसमें आप लोग भी इंक्लूड है, बिकॉज यू हैव चूजन दिस सब्जेक्ट, और आपको भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। आपको सिखाया जा रहा है, आपको समझाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि बच्चे ये जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, द सब्जेक्ट यू आर गोइंग थ्रू, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये आप अर्न ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं, आप ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प कर रहे हैं कैलकुलेट करने में कि क्या आपकी अर्निंग्स कितनी है, क्या आप वाकई अर्न कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं, कितना कर चुके हैं, क्या अमाउंट अर्न कर चुके हैं। तो ये जो कैलकुलेशन पार्ट है, दिस विल मूव, यानी कि सारी की सारी अकाउंटेंसी जो है दैट विल मूव एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्लियर? और वही रूल्स एंड रेगुलेशंस किस सब्जेक्ट में लिखे गए हैं? अकाउंटेंसी में। और उसके रूल्स रेगुलेशंस में क्या क्या चीजें हैं? कॉन्सेप्ट्स है, कन्वेंशंस है, क्या नाम है इसका, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, अकाउंटिंग टर्म्स है। जब तक आप इन चीजों को नहीं जानेंगे, जब तक आप इन चीजों को नहीं जानेंगे, आप फॉरवर्ड नहीं हो सकते, आप आगे नहीं चल सकते। यू कांट मूव फॉरवर्ड, क्लियर? सबसे पहले यह बात है कि अब हमें समझ आ गया। अब अगर आप इस चीज को मैं रब कर देता हूं कि थोड़ा सा कि अभी तक आपको क्या समझ आया, जल्दी जल्दी शॉर्ट 1 मिनट रिकैप्चुलेशन। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तो हमारा सफर जो है बेटा वो लंबा चलना है। इसका मतलब है कि सब्जेक्ट हमारा अकाउंटेंसी, ये एक सब्जेक्ट है, यानी फील्ड ऑफ स्टडी। कोई प्रॉब्लम होगी, सब्जेक्ट कोई प्रॉब्लम होगी, उसका ये सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा होगा। किसी प्रॉब्लम में हम फंसे हुए होंगे, लोग फंसे हुए होंगे किसी प्रॉब्लम में, उस प्रॉब्लम को ये सॉल्यूशन दे रहा होगा, क्लियर? और
इस अकाउंटेंसी जो ये सब्जेक्ट में हमें सिखाएगा प्रोसेस, उस प्रोसेस का नाम क्या है? अकाउंटिंग। क्या नाम है उसका? अकाउंटिंग। कहां पे हम अप्लाई कर रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशंस में, हमारे सिलेबस के हिसाब से। क्लियर? और किन ऑर्गेनाइजेशंस में? उनका भी जिनका मकसद है प्रॉफिट कमाना, और उनका भी जिनका मकसद नहीं है प्रॉफिट कमाना। क्लियर? सो अकाउंटिंग वुड बी अडॉप्टेड। तो आपने याद रखना है, अकाउंटिंग वुड बी अडॉप्टेड। याद रखना कि अकाउंटिंग सिर्फ बिजनेस ही नहीं करती है। क्लियर? जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो भी अकाउंटिंग चलाती है। क्लियर? सो बेटा, ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एयरटेल ही अकाउंटिंग नहीं करेगी, बीएसएनएल ही अकाउंटिंग नहीं करेगी, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस भी अकाउंटिंग करेंगे। उन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस का ही नाम होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी वो ऑर्गेनाइजेशंस जिनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता है बल्कि सर्विसेज रेंडर करना होता है। क्लियर? ये पहले आप दिमाग में डाल के रखिए, क्योंकि आगे जाके आपके टॉपिक जो है वो उसी के बेसिस पे है। तब आप बताएंगे सर आपने कहा था अकाउंटिंग जो वो बिजनेस में यूज हो रही है। नहीं बेटा, अकाउंटिंग फॉर प्रॉफिट में भी यूज हो रही है, नॉट फॉर प्रॉफिट यूज में हो रही है। बल्कि मुझे यह भी कहना चाहिए अनकॉन्शियसली आपके घरों में भी ये हो रही है। आप भी डेली बेसिस पे अकाउंटिंग कर रहे हैं। क्लियर? कितने का लाया, कितना दिया, किसको देना है, किससे लेना है, दैट इज ऑल्सो एन अकाउंटिंग, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एन अकाउंटिंग। क्लियर? तो हमने ये देखा कि ठीक है, अब ये ऑर्गेनाइजेशंस अकाउंटिंग करेंगी। ये ऑर्गेनाइजेशंस का बेसिक मकसद होता है अर्न करना, और अर्न करने को बिजनेस में नाम दिया जाता है, इनकी मैं बात कर रहा हूं, प्रॉफिट। क्या नाम दिया जाता है? प्रॉफिट। जब इसका नाम दिया गया प्रॉफिट, तो ये प्रॉफिट आपको जानना है, कैलकुलेट करना है। देखो, इसीलिए मैंने कहा था 1 मिनट रिकैप्चुलेशन। ये प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है। अब मुझे बताइए, अगर ये प्रॉफिट आपने कैलकुलेट करना है और आप अपनी मर्जी के मुताबिक से चल रहे हैं, तो हमें एक्चुअल पता नहीं चल पाएगा। अगर आप एज एन अकाउंटेंट है और एज एन अकाउंटेंट आप अपनी मर्जी के मुताबिक से चीजों को लिखना शुरू करेंगे, मेजर करना शुरू करेंगे, तो हमें पता भी नहीं चल पाएगा कि आप कर क्या रहे हैं। क्लियर? तो दैट वोंट रेंडर अस अ सर्विस, दैट वुड नॉट बी अ फैसिलिटी फॉर अस, दैट वुड नॉट बी अ सब्जेक्ट, दैट विल बी योर ओन। आपका जो अपना कंक्लूजन होगा, आपका जो अपने कॉन्सेप्ट्स होंगे, वो बिल्कुल भी सब्जेक्ट में अप्लाई नहीं हो जाएंगे, बल्कि आपने इस सब्जेक्ट को जो बनाया गया है वही सीखना है। सो वो जो कैलकुलेट आप करेंगे, ये कैलकुलेशन आपको सिखाएगी कौन? अकाउंटेंसी, एज पर इट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस। क्लियर? हां बेटा, जब आप कैलकुलेट करेंगे, आप तो मैथमेटिक्स में तो आप ऑपरेशंस करते हैं ना, आप तो बता रहे हैं मिनुएंड माइनस सबट्रेंड, उसका डिफरेंस है। क्लियर? दो एडेंडेंट्स को मिला के आपका सम आ जाता है, तो ठीक बात है। जब ये चीजें हैं कैलकुलेट, तो आपने कोई एक्टिविटी करनी होगी। जब आप एक्टिविटी कर रहे होंगे तो वो प्रोसेस बन जाता है। क्या बन जाता है? प्रोसेस। और उस प्रोसेस का नाम रखा जाता है अकाउंटिंग। उस प्रोसेस का नाम रखा जाता है अकाउंटिंग। सो जो कैलकुलेट करने का तरीका, उसकी नॉलेज, उसके रूल्स, उसके रेगुलेशंस, उसका इवैल्यूएशन पार्ट, वो कैसे चलेगा, कहां पे उठेगा, कहां पे बैठेगा, कैसे करना है, सो दैट इज एन अकाउंटेंसी। और अकाउंटेंसी हमें एक प्रोसेस दे देगी एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस, और वही प्रोसेस बनेगा आपका क्या? अकाउंटिंग। क्लियर? देखो बेटा, अब अगर हम इनके कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे, ठीक है? सो कॉन्सेप्ट्स, अभी हमने कहा कि इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। देखो बेटा, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, अब इनको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का नाम दिया गया है। प्रिंसिपल्स, उसूल, बेसिक रूल्स। क्लियर? प्रिंसिपल्स, इसको कहा जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी प्रिंसिपल्स देन गेट डिवाइडेड इनटू कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। देखो बेटा, अब ये जो प्रिंसिपल्स हैं, दीज आर टू बी अडॉप्टेड। सीखने हैं, जानने हैं, और उसके बाद आपने ये आगे जाके क्या करने हैं? अडॉप्ट करने हैं, अप्लाई करने हैं अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज में। ठीक बात है? ये जो प्रिंसिपल्स है, इनका जो नाम है दैट इज यहां पे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, गैप। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जनरली एक्सेप्टेड। अब देखो बेटा,
हम जब ह्यूमैनिटीज को, बिहेवियरल सब्जेक्ट्स को साइंस के साथ, प्योर साइंसेस के साथ, या प्योर साइंस एंड अप्लाइड साइंस में जब हम डिफरेंस निकालते हैं कि डिफरेंस क्या है इन चीजों की, तो हमें समझ आ जाता है कि प्योर साइंसेस की एक यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होती है, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। अब अगर आप कोई भी रूल बता रहे हैं मुझे, यू आर मेकिंग मी अंडरस्टैंड एनी ऑफ द रूल, कोई भी रूल आप मुझे बता रहे हैं, रूल्स, ठीक है, अकाउंटेंसी का कोई भी रूल, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस में से, क्या वो अगर आप इंडिया में अप्लाई कर रहे हैं उसको, क्या वो अमेरिका में भी अप्लाई हो जाएगा? क्या वो फ्रांस में भी अप्लाई हो जाएगा? क्लियर? हां। अब मैंने माना आप इंडिया से अकाउंटेंसी पढ़ के गए हैं, यू हैव स्टडीड होल ऑफ योर अकाउंटेंसी इन इंडिया, और जॉब आपकी जो है वो लग गई आपकी फ्रांस में। क्लियर? एंड आपकी जॉब जब फ्रांस में लगी, तो बताओ बच्चे, क्या जो आप इंडिया में अकाउंटेंसी सीख के गए हैं, क्या वो आप वहां पे अप्लाई कर पाएंगे? क्लियर? हां, अगर आप ये कर पाएंगे, इफ यू कुड अडॉप्ट दिस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स देयर, तो वी विल से कि जो प्रिंसिपल्स आपने सीखे हैं, जो रूल्स आपने सीखे हैं, जो चीजें आप यहां से सीख के गए हैं, उनकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी यानी दे कैन बी अप्लाइड ऑल ओवर, उनको अप्लाई कराया जा सकता है। हां, रिवर्स में अगर फ्रांस में कोई बंदा पढ़ के आया है, क्या उसने भी वही अकाउंटिंग के रूल्स सीखे होंगे? क्या उसके पास भी वही कॉन्सेप्ट्स होंगे? क्या उसके पास भी वही स्टैंडर्ड्स होंगे? हां, जो बेसिक फाउंडेशंस हैं, याद रखना, जो बेसिक फाउंडेशंस हैं, द कोर फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स ऑफ द अकाउंटेंसी आर ऑल टुगेदर सेम। क्लियर? जिस बेसिस पे वो कैलकुलेट कर रहे हैं प्रॉफिट, वही बेसिस हमारी भी होगी। जिस चीज के बेसिस पे वो अपनी प्रोसेस को शुरू कर रहे होंगे, हम भी उसी के बेस पे अपनी प्रोसेस को शुरू कर रहे होंगे। क्लियर? तो मैंने क्या कहा, याद रखेंगे आप, मैंने कहा कैलकुलेट करना है प्रॉफिट 2 मिनट के लिए। क्लियर? तो जब कैलकुलेट करना होगा, उसको आप अकाउंटेंसी में 2 मिनट के लिए नाम रखिए मेजरमेंट। क्या नाम रखेंगे? मेजरमेंट। यानी अकाउंटेंसी जब अपना प्रोसेस शुरू करेगी, whenever accountancy will start its process, तो ये प्रोसेस जो है ये कैसे शुरू करेगी? नंबर 1, ये आइडेंटिफाई करेगी। क्या करेगी? आइडेंटिफाई करेगी। नंबर 2, मेजर करेगी, और नंबर 3, ये कम्युनिकेट करेगी। देखो, जो बच्चे आप में से अमंग यू जिन्होंने अकाउंटेंसी पढ़ा होगा, उनको पढ़ाया गया होगा एग्जैक्टली that accountancy is the art of recording, classifying, summarizing the financial transactions, clear, or events, and then analysis and interpretation. यही पढ़ाया, किसी टीचर ने ये भी पढ़ाया होगा, इट्स द साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, बोथ अपनी जगह पे ठीक है। क्लियर? अब ये डिफरेंशिएशन है कि ये टीचर ने डिफाइन करना है कि आर्ट एंड साइंस में क्या डिफरेंस है, और हम इसको क्या मानेंगे। हम इसको आर्ट भी मानते हैं और साइंस भी मानते हैं, दो इट इज नॉट अ प्योर साइंस एंड अप्लाइड साइंस। अब अप्लाइड साइंस ये क्यों है? क्योंकि मैंने कहा इंडिया वाला फ्रांस में अडॉप्ट कर रहा है, फ्रांस वाला इंडिया में अडॉप्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इसमें यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी आ गई, मगर वो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है वो चेंज भी हो सकती है। क्लियर? और इसीलिए हम इसको मानते हैं दैट इज एन अप्लाइड साइंस। अब अप्लाइड साइंस के बेसिस पे जब हम आगे अपना काम शुरू करते हैं कि दैट दीज रूल्स एंड प्रिंसिपल्स आर अडॉप्टेबल ऑल ओवर ग्लोब, अमेरिका में भी हम ये रूल्स अडॉप्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? स्टैंडर्ड्स, अब स्टैंडर्ड जो है वो इंटरनेशनल भी होते हैं और हमारे अपने इंडियन स्टैंडर्ड्स भी हैं। क्लियर? तो वो डिफरेंशिएशन आगे जाके या हायर क्लासेस में भी आपको उस पर पूरा मिलेगा। हम पहले नॉर्मल चीजों पे फोकस कर रहे हैं। अब जब कैलकुलेट करना है, सिंपल, अकाउंटेंसी जब अपना प्रोसेस शुरू करेगी, प्रोसेस शुरू करने के लिए वो सबसे पहले चीजों को क्या करेगी? आइडेंटिफाई, उसके बाद मेजर, उसके बाद कम्युनिकेट। अब मुझे एक चीज बताओ, जो मैंने आपको पहले बताया कि जो आपने पढ़ा होगा दैट अकाउंटेंसी इज द आर्ट ऑफ, या इट इज सिंपली द रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। तो आपने ये जाना है इट इज अ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। कौन से? फाइनेंशियल इवेंट्स, देन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। बेटा यही चीजें यहां पे भी है। यानी अकाउंटेंसी जब अपना काम शुरू करेगी, अभी हमने कहा कैलकुलेट करेगी, मगर कैलकुलेट वो किस चीज
के बेसिस पे करेगी? जब उसके सामने कुछ लिख के होगा, रिकॉर्ड करके होगा। क्लियर? सो अकाउंटेंसी जो अपना प्रॉफिट जो है या जो आपको अपने रिजल्ट्स दे देगी, वो किस बेसिस पे दे देगी? वो आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करके देगी, मगर किस बेसिस पे कैलकुलेट करके देगी? जब उसके सामने कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करके होगा। ये जो रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग है बेटा, इसी को मेजरमेंट कहा जाता है। इट इज रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। यानी कि ये जो आप यहां पे पढ़ रहे हैं, अकाउंटेंसी इज रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। सर ये रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग होता क्या है? मेरा मकसद है कि मैं आपको समझाऊं कि रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग का मतलब ही है कि आप बिजनेस के रिजल्ट्स को, बिजनेस के फाइनेंशियल रिजल्ट्स को, बिजनेस के इकोनॉमिक रिजल्ट्स को मेजर करो। यानी रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग का मतलब ही है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इटसेल्फ मींस, उसका खुद ब खुद यही मकसद है कि आप मेजर करके दे दो। अब आपने मेजर क्या करना है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट किसके बेसिस पे मेजर होगा? यानी कि जब आप प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, आपके सामने कुछ रिकॉर्ड करके होना चाहिए। कि क्या रिकॉर्ड करके होना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल शॉपकीपर की हम बात करेंगे। एक सिंपल शॉपकीपर भी तो यह जानने की कोशिश करेगा कि क्या उसने प्रॉफिट कमाया है या नहीं कमाया है। यह जानने के लिए क्या उसने वाकई में प्रॉफिट कमाया है, सिंपल शॉपकीपर की मैं बात कर रहा हूं। आई एम डिस्कसिंग ऑफ ए सिंपल शॉपकीपर। ये सिंपल शॉपकीपर आप मानिए, तो वो कैसे ये चीजें जानेगा? वो इस बेसिस पे चीजें जानेगा, ही विल कम टू नो, वो ये देखने की कोशिश करेगा कि ये चीज उसने कितने की खरीदी थी और कितने की बेच डाली। क्लियर? यानी फॉर हाउ मच ही हैज परचेज्ड द गुड एंड फॉर हाउ मच ही हैज सोल्ड द गुड। और परचेज और सेल तो कोई टेक्निकल टर्म है ही नहीं, ये तो सिंपल इंग्लिश टर्म्स है। परचेज का मतलब क्या होता है? चीजें खरीदना, और सेल का मतलब क्या होता है? चीजें बेच डालना। क्लियर? सो अगर ये अब कैलकुलेट करेगा कि उसने 12 रुपए की चीज सेल की है, 10 रुपए की उसने खरीदी थी, तो उसको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि 2 रुपया जो है वो विद इन द बॉक्स जो मैंने लिखा है, दैट ही हैज अर्नड इट, ये उसने कमा लिया है। कब, कैसे जान पाएगा? कि जब उसके पास ये 12 रुपए भी लिख के होंगे और जब उसके पास ये 10 रुपए भी लिख के होंगे। क्लियर? बात समझ आ रही है? अब आप बताएंगे, आपका सिंपल क्वेश्चन हो जाना चाहिए, सर वो तो ठीक बात है, वो तो याद भी रख पाएगा ना कि मैंने 12 रुपए की चीज बेच डाली और 10 रुपए की चीज खरीदी थी। क्या मुझे एक चीज बताओ, क्या एक शॉपकीपर एक ही ट्रांजैक्शन करेगा? नहीं ना, उसको तो कंटिन्यूअस बेसिस पे ये ऑपरेशंस करनी है। वो चाहता है कि दिन में 100 बार कस्टमर आ जाए, खरीदे और लेके चले जाए। अब अगर 100 बार 100 कस्टमर्स, 1000 कस्टमर्स दिन भर उसके पास आ जाए, तो वो कितना याद रख पाएगा? क्लियर? जब वो याद ही नहीं रख पाएगा, आप मुझे रिचार्जेस की बात करिए ना, फोन में जो आप रिचार्ज कर डालते हैं, अगर वो रिकॉर्ड नहीं रख पाएंगे सॉफ्टवेयर में, वो भी मैनुअल नहीं, सॉफ्टवेयर में, वो कितना याद रख पाएंगे कि किसका रिचार्ज कब खत्म हो रहा है और किसका वैलिडिटी कब खत्म हो रहा है? तो इसका मतलब है कि चीजों को रिकॉर्ड करना जरूरी है। और जब आप रिकॉर्ड करोगे, उस रिकॉर्ड को आप प्रोसेस करोगे एंड अल्टीमेटली आप कोई रिजल्ट लेके आओगे, वो रिजल्ट आपका मेजरमेंट होगा और आपको पता चलेगा कि क्या आपने अर्न किया है या नहीं किया है। अगर ये सिचुएशन रिवर्स हो गई, फॉर एग्जांपल 12 की चीज आपने खरीदी थी और 10 में आपने बेच डाली, हो गई गलती, क्या करें अब? ठीक है, सो ये जब सिचुएशन हो गई, देन जो 2 रुपया बॉक्स में आ जाएगा, दैट वुड बी माइंस, दैट वुड बी माइंस, कि आपने चीज जितने की बेच डाली, वो चीज आपने खरीदी कितने की थी। आपने जो चीज बेच डाली वो आपने 10 रुपए में बेच डाली, और वही चीज आपने कितने की खरीदी थी? वो चीज आपने 12 रुपए की खरीदी थी, तो आप तो 2 रुपए लॉस में जा रहे हैं, तो उसका नाम रखा जाएगा लॉस। क्लियर? सो इट विल बी अ प्रॉफिट एंड इट विल बी अ लॉस। क्लियर? तो मुझे लगता है कि शायद हम आहिस्ता आहिस्ता ट्रैक पे आने लगे हैं कि प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है। लॉस का मतलब नुकसान है, कि नुकसान हो गया उसका, वो नुकसान जो था उसका, वो जो चीजें खरीद रहा, बेच रहा, उसमें वो गड़बड़ी कर रहा है, यानी कि जितने की उसको बेचनी चाहिए थी वो उतने में नहीं बेच पा रहा है। बात समझ आ रही है? सो प्रॉफिट, लॉस और प्रॉफिट अर्निंग है उसकी, बात समझ आ रही है? और ये सारा मैकेनिज्म किसके थ्रू चलेगा? थ्रू रूल्स एंड रेगुलेशंस। बेटा या तो आप रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग याद रखिए, या तो आप सिंपली मेजरमेंट याद रखिए, और मेजरमेंट को भी आगे किस पे जाना है? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। बात समझ आ रही है? सो
अकाउंटेंसी सब्जेक्ट और अकाउंटिंग प्रोसेस है, और ये प्रोसेस कैसे चलती है? आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट एंड कम्युनिकेशन। देखो बेटा, तो हमने तो इसको मेजरमेंट में लिख दिया, हमने ये माना मेजरमेंट है ये। अब मुझे बताओ फाइनेंशियल इवेंट्स। फाइनेंशियल इवेंट्स का मतलब क्या होता है? यानी ऐसा कोई वाका जिसमें पैसे का आना या जाना इन्वॉल्व हो। एनी इवेंट याद है? सो एनी इवेंट विच इन्वॉल्व्स इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ मॉनिटरी वैल्यूज। क्लियर? जिसमें मॉनिटरी वैल्यूज, इकोनॉमिक वैल्यूज, फाइनेंशियल वैल्यूज इफेक्ट हो रहे हैं, या तो वो आ रहे हैं या तो वो जा रहे हैं। और याद रखना, ईदर एट दिस स्टेज और लेटर स्टेज, या तो वो ऑन स्पॉट आ रहे हैं जा रहे हैं, यानी मैं आपको 10 रुपया दे देता हूं, मुझे ये चीज दे दीजिए, या आप मुझे पैसा दे रहे हैं कि सर हमें ये चीज दे दीजिए, तो इसमें तो पैसा आना जाना है और ऑन स्पॉट आ रहा है जा रहा है। जब ऑन स्पॉट आ रहा है जा रहा है, इसका मतलब है कि इसी को कहा जाता है ऑन स्पॉट, यानी इट इज एट अ टाइम, उसी टाइम पे ऑन द स्पॉट पैसा आ रहा है जा रहा है। सर क्या हम सिर्फ ऑन द स्पॉट को ले लें या लेटर स्टेज पे भी? फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं आपको कि मुझे ये चीज दे दीजिए, जब आप मुझे ये चीज दे देंगे, मैंने कहा कि मैं पैसा कल दे दूंगा, जब मैंने कहा कि मैं पैसा कल दे दूंगा, क्या इस चीज को आप रिकॉर्ड करेंगे? सर क्या ये फाइनेंशियल इवेंट बनेगा? और इसका आंसर अकाउंटिंग बता रही है यस, कि ये भी फाइनेंशियल इवेंट बनता है, ये भी फाइनेंशियल इवेंट बनता है। और फाइनेंशियल इवेंट का मतलब ही होता है, इट मींस कि जिसमें पैसे का आना या जाना इन्वॉल्व हो, यानी जरूरी नहीं है, आप इसका नाम रखिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यानी कि जिसमें मॉनिटरी वैल्यूज इफेक्ट हो रहे हो, मॉनिटरी वैल्यूज इफेक्ट हो रहे हो, ईदर ऑन स्पॉट और लेटर स्टेज। क्लियर? ईदर ऑन स्पॉट और लेटर स्टेज। क्लियर? अब देखिए कि यहां पे आइडेंटिफाई उन्हीं चीजों को किया जा रहा है। सो फाइनेंशियल इवेंट मीन्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल इवेंट्स, यानी अकाउंटिंग सिर्फ उन चीजों को रिकॉर्ड करती है, अकाउंटिंग सिर्फ उन चीजों को रिकॉर्ड करती है, अकाउंटिंग सिर्फ उन चीजों को मेजरमेंट में लाएगी, आइडेंटिफाई करेगी क्या ये फाइनेंशियल इवेंट है या नहीं है। अगर ये फाइनेंशियल इवेंट नहीं है तो अकाउंटेंसी इसको अपने पास नहीं रखेगी, अनटचड इसको वापस कर देगी। यानी अकाउंटेंसी आइडेंटिफाई करती है कि जो भी कोई वाका हुआ, क्या उसमें मॉनिटरी वैल्यूज इफेक्ट हो रहे हैं या नहीं। अगर उसमें मॉनिटरी वैल्यूज इफेक्ट हो रहे हैं तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा, और अगर उसमें मॉनिटरी वैल्यूज इफेक्ट नहीं हो रहे हैं तो अकाउंटेंसी उसको वापस भेजेगी, कहेगी नहीं जाओ, मेरा और आपका कोई वास्ता नहीं है। वो मैनेजमेंट का पार्ट होगा, वो उसको कैसे देख लेंगे। बात समझ आ रही है? सो इसका एग्जांपल है कि फाइनेंशियल इवेंट्स क्या है, कि मैंने आपसे कोई चीज खरीदी या मैंने आपको कोई चीज बेच डाली, चाहे नकद या चाहे उधार, उसी को कहा जाता है ऑन स्पॉट और लेटर। वो दोनों चीजों में अगर वो उधार भी है, आज नहीं पैसा जा रहा है, कल तो जाएगा, 2 दिन के बाद तो जाएगा, 4 दिन के बाद तो जाएगा, 10 दिन के बाद तो जाएगा। इसका मतलब है कि ईदर ऑन स्पॉट और एट द लेटर स्टेज। अगर इसमें मॉनिटरी वैल्यूज इफेक्ट हो रहे हैं तो अकाउंटेंसी उसी चीज को रिकॉर्ड करेगी, ईदर ऑन स्पॉट और लेटर। हां, अगर इसमें मॉनिटरी वैल्यूज इफेक्ट नहीं हो रहे तो अकाउंटेंसी इसको जो है वो रिकॉर्ड नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल कि मैंने आपसे कोई चीज ली मैंने आपसे कोई चीज ली या मैंने आपको कोई चीज दी, मैंने आपसे कोई चीज खरीदा या मैंने आपको कोई चीज बेचा, उसमें मॉनिटरी वैल्यू जो है वो इफेक्ट हो रहे हैं, पैसा लेना है, देना है। क्लियर? तो इस चीज को अकाउंटेंसी रिकॉर्ड करेगी और जरूर करेगी। हाँ, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन में 2 आदमियों की लड़ाई हो जाती है, 2 मुलाजिमों की लड़ाई हो जाती है। ऑर्गेनाइजेशन में तो ये किस्से होते रहते हैं। क्लियर? सो जब 2 ग्रुप्स की या 2 आदमियों की लड़ाई हो गई, आपस में एम्प्लॉयज की लड़ाई हो गई, इसमें तो मॉनिटरी वैल्यू इफेक्ट नहीं हो रहा है ना, ऑन स्पॉट और लेटर में कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब है कि इस चीज को अकाउंटिंग जो है वो लड़ाई को रिकॉर्ड नहीं करेगी। ये लड़ाई का रिकॉर्ड करना किसके यहां जाएगा? ये मैनेजमेंट पार्ट के पास जाएगा, वो देख लेंगे, मैनेजर देख लेगा कि इसको सोल्यूशन कैसे देना है, मगर इसका सोल्यूशन अकाउंटेंसी के पास नहीं है। बात समझ आ रही है बच्चे? सो इतना समझ आ गया होगा कि हम ऐसे चल रहे हैं, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग फाइनेंशियल इवेंट्स। और उसके बाद यहां पे मैं क्या बता रहा हूं? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। जब एनालिसिस हो जाएगी, इंटरप्रिटेशन हो जाएगी, वो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन
अकाउंटेंसी के यूजर्स, जो इसकी इंफॉर्मेशन के यूजर्स होंगे, उनके सामने रखी जाएंगी। क्लियर? तो यहां पे मुझे एक बात फिर से निकल के आ जाती है कि यूजर्स कौन होंगे, यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कौन होंगे। यानी अकाउंटेंसी जो आपको रिजल्ट देगी, अकाउंटेंसी जो आपको कैलकुलेट करके देगी, ये वाला तो यही तो पार्ट है ना इसका। यही तो हम बता रहे हैं कि ये अकाउंटेंसी का ऑब्जेक्टिव है फिलहाल आपके लिए, कि आपको ये कैलकुलेट करके देगी कि आपके फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या है। जब आपके फाइनेंशियल रिजल्ट्स पता चले कि हाँ ये मेरा फाइनेंशियल रिजल्ट है, तो उसको यूज कौन करेगा? बात समझ आ रही है? तो उसके यूज करने वाले जो होंगे उनको कहा जाता है यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यानी कि अकाउंटेंसी जितना भी आपको इंफॉर्मेशन देगी, अपना इंफॉर्मेशन, ठीक है, प्रॉफिट को लेके, उसके साथ साथ एलाइड चीजें जितनी भी हैं, क्योंकि मैंने पहले कहा सिर्फ मकसद नहीं है प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट कमाने के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं जो अकाउंटिंग को करनी है। क्लियर? सो वो सारी की सारी चीजें, उन सारी चीजों को कौन यूज करेगा? उनको कहा जाता है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। देखो बेटा, यही तो मैं अभी, क्योंकि मैं किसी भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे नहीं गया, क्योंकि जब तक आपकी ये सारी चीजें क्लियर नहीं हो जाएंगी। देखो, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है, कैलकुलेशन, मेजरमेंट वगैरह, यूज करने वाले जो इंसान होते हैं वो दो किस्म के होते हैं। कितने किस्म के? एक ग्रुप को हम कहते हैं इंटरनल यूजर्स। क्या कहते हैं? इंटरनल यूजर्स। और दूसरे ग्रुप को हम रख लेते हैं किसमें? एक्सटर्नल यूजर्स में। यानी वो जो अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन इंटरनली यूज करते हैं। अब आप बताएंगे सर इंटरनली का क्या मतलब होता है? मैंने माना ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ लोग इस ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल भी होंगे, जैसे एम्प्लॉइज हैं, मैनेजर्स हैं। क्लियर? बात समझ आ रही है? वो लोग जो है, जो अकाउंटेंसी के अंदर से उसके साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड है, उसके साथ डायरेक्टली वाबस्ता है। क्लियर? तो उन लोगों को कहा जाता है इंटरनल यूजर्स। क्या कहा जाता है? इंटरनल यूजर्स। और इस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से जो लोग हैं उनको कहा जाता है एक्सटर्नल यूजर्स। आप कहेंगे सर हमें तो समझ आ गया कि एम्प्लॉय तो डायरेक्टली एसोसिएटेड है। जब एम्प्लॉय डायरेक्टली एसोसिएटेड है तो हमें समझ आ गया वो इंटरनल यूजर है। एक्सटर्नल यूजर कौन है? एक्सटर्नल यूजर तो आपका बैंक है। आप जब ऑर्गेनाइजेशन बैंक के पास जाएगी लोन मांगने के लिए कि जी मुझे लोन चाहिए इस प्रोजेक्ट के लिए, वो सबसे पहले बताएगी कि आप हमें अपनी फाइनेंशियल पोजीशन तो दे दो, इंफॉर्मेशन तो दे दो, हमें बताओ कि आप कब से मार्केट में हैं। सर मैं 10 साल से हूं। तो हमें 10 साल की इंफॉर्मेशन लेके आ जाओ कि 10 साल में आपने कितना अर्न किया है, क्या नहीं किया है, ठीक से चल रहे हैं, लॉसेस तो नहीं है आपके, आप कर क्या रहे हैं। क्लियर? इसका मतलब है कि बैंक इज वन ऑफ द एक्सटर्नल यूजर, गवर्नमेंट है वन ऑफ द एक्सटर्नल यूजर, है या नहीं है? गवर्नमेंट इज डेफिनेटली वन ऑफ द एक्सटर्नल यूजर। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ये जो सारा सिस्टम चला रहा है ना दुनिया का, ये तो टैक्सेशन पे चल रहा है। आप गवर्नमेंट को बता रहे हैं जी हमें रोड बना के दे दीजिए, गवर्नमेंट कहां से पैसे लाएगी? टैक्स। जब तक आप टैक्स पे नहीं करेंगे, जब तक आप कंट्री के तई लॉयल नहीं बनेंगे, तब तक कंट्री कैसे डेवलप हो जाएगी? सो हॉस्पिटल्स चलाने हैं, स्कूल्स चलाने हैं, रोड्स बनाने हैं, फ्लाईओवर्स बनाने हैं, ब्रिज बनाने हैं, तो गवर्नमेंट आपकी इंफॉर्मेशन में बराबर इंटरेस्टेड है कि आपने प्रॉफिट कमाया नहीं। अगर आपने प्रॉफिट कमाया है, गवर्नमेंट विल सर्च इट्स पार्ट, व्हाट इज दैट? टैक्स। और गवर्नमेंट गलत तरीके से एक्सट्रैक्ट नहीं करती है, इसका हक बनता है क्योंकि इसको इतना बड़ा मुल्क जो चलाना है। सो इसके बाद जब ये आ जाएगा बैंक, इसके साथ साथ डिफरेंट थिंग्स, आपके क्रेडिटर्स, ये क्रेडिटर्स मैंने अभी बोला ही नहीं, अभी हम टर्म्स पे नहीं आए इसलिए मैं डिस्कस नहीं मैं करूंगा। और उसके साथ साथ क्रेडिटर्स के साथ साथ रिसर्च स्कॉलर्स, जैसे फ्यू अमंग यू, मोस्ट अमंग यू, मैक्सिमम अमंग यू और ऑल ऑफ यू, यू विल बी अ रिसर्च स्कॉलर टुमारो। जब आप पहुंचेंगे अकाउंटेंसी के फील्ड में, आगे जाएंगे, पहुंचेंगे, तो वहां पे फिर आप इस बात में भी इंटरेस्टेड हो जाएंगे, जरा मैं देख लेता हूं ये एयरटेल जो है इसका प्रॉफिट अप डाउन कैसे हो जाता है, ये कौन सा मेथड इस्तेमाल करता है। अभी मैंने कहा कैलकुलेट, तो कैलकुलेट के लिए हमने कहा रूल्स रेगुलेशंस, ये क्या रूल्स अडॉप्ट करता है, इस चीज का ये क्या रूल अडॉप्ट करता है, इस चीज का ये क्या रूल अडॉप्ट करता है। अगर ये रूल अडॉप्ट करता तो ये चीज हो जाती। तो इसका मतलब है कि स्कॉलर्स भी इंटरेस्टेड होते हैं और स्कॉलर्स का इंटरेस्ट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक
किसी भी फील्ड ऑफ स्टडी में, क्योंकि मैंने इसको नाम ही पहले दिया क्या, फील्ड ऑफ स्टडी, और जब तक किसी फील्ड ऑफ स्टडी में रिसर्च नहीं हो जाएगी, फिर से सोच नहीं आ जाएगी कि इस चीज को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, तब तक जो है हम इस सब्जेक्ट में ज्यादा से ज्यादा जो है फैसिलिटीज क्रिएट नहीं कर सकते हैं, इसको ज्यादा से ज्यादा एक्सपैंड नहीं कर सकते हैं। सो बेटा, मुझे लगता है कि दैट टुडे वी शुड कंक्लूड हियर। तो इस कंक्लूजन पे मैं आपको बताऊं कि शॉर्ट रिकैप्चुलेशन में आप किन चीजों पे ध्यान देंगे। नंबर 1, यू विल गो फॉर अकाउंटेंसी। आपके पास जो बुक अवेलेबल होगी, कोई भी बुक होने दो, विच एवर बुक यू हैव, आप सबसे पहले पेज टर्न करिए, वहां पे देखिए अकाउंटेंसी के बारे में क्या लिखा है। जो मैं बता रहा हूं आप उसको पहले फॉलो करेंगे। अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग क्या चीजें हैं ये, और फिर अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है जो अभी हमने बताया, सिंपली रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, किस चीज को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, क्लासिफाई करना है और समराइज करना है, और वो भी किसमें, सीक्वेंस में। सबसे पहले रिकॉर्डिंग ही हो जाएगी, रिकॉर्डिंग कंप्लीट करने के बाद क्लासिफाइंग हो जाएगी, और जब क्लासिफाइंग खत्म हो जाएगी उसके बाद समराइजिंग हो जाएगी। आप बताएंगे सर मैं पहले समराइज करूंगा, ये मुमकिन है ही नहीं, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। और जब आप ये चीज करेंगे उसके बाद इसकी एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, और जब आपकी एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन खत्म हो जाएगी, आपने सारे के सारे लोगों को इंफॉर्मेशन दे दी कि हमारी इंफॉर्मेशन जो है, इस ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन ये है और हम यहां तक पहुंचे हैं, हमने ये प्रॉफिट कमा लिया है। तो देखो बेटा, अब अगर इसके बाद आपके कुछ डाउट्स हैं, कंफ्यूजन्स हैं, कुछ भी है, आप 2 तरीकों से मेरे साथ जुड़ सकते हैं। या तो आप ईमेल आईडी पे दैट इज khalidmasroor34@gmail.com, KHALIDMASROOR34@gmail.com, ठीक है। या आप व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं इस नंबर पे, जहां कहीं पे भी आपके कंफ्यूजन्स होंगे, उन कंफ्यूजन्स को आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। सो थैंक यू।